समय का पहिया। कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त कभी मुड़कर जिंदगी में दोबारा नहीं आता, पर शायद से ये सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि घड़ी में भी पूरे 24 नंबर नहीं है और सुबह के 12 बजने के बाद रात के 12 जरूर बजते हैं। यानी समय भी घूमकर आखिरकार वहीं आ जाता है। कुछ ऐसा ही हम इंसानों के जीवन का चक्र है। हम जिस समय से निकलकर जाते हैं, कहीं न कहीं मुड़कर हम उस समय में दोबारा जरूर चले आते हैं। ये समय का पहिया हमेशा गोल गोल घूमता है और जो हम किसी के साथ करते हैं वो आगे चलकर हमारे साथ भी जरूर होता है। मैं संजना एक पागलखाने में इंचार्ज का काम किया करती थी। हर दिन मैं तरह तरह के मानसिक रोगियों को पागलखाने आते देखा करती थी। ऐसे एक दिन मेरे पागलखाने में 45 से 50 वर्ष के बीच की एक औरत, जिसका नाम कमला था, उसे लेकर आया गया। कमला बिल्कुल शांत थी। वो बाकी पागलों की तरह जरा भी शोर नहीं कर रही थी। कभी कोई उसे खाने के लिए या किसी चीज के लिए पूछता तो वो बस एक ही जवाब दिया करती, मैंने जो किया अपने बेटे के लिए किया, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैं अक्सर ही कमला को खुद से बड़बड़ाते हुए देखा करती। वो अकेले में बातें करती रहती थी। वो न जाने किस से हाथ जोड़ जोड़ कर माफिया मांगती थी। कभी वो खिलखिलाकर हंसने लगती तो कभी जोर जोर से रोने लग जाती और अपने बेटे सागर का नाम पुकारने लगती। ऐसे ही एक दिन वो जोर जोर से रोते हुए एक ही बात को बोले जा रही थी, सागर वापस आ जाओ, सागर वापस आ जाओ। मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया, मेरे बेटे मेरे पास वापस आ जाओ। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि पागलखाने के कुछ डॉक्टरों ने कमला को एक नींद का इंजेक्शन दे दिया, जिसके बाद कमला को नींद आ गई और उसे उसके बिस्तर पर लेटा दिया गया। आखिर क्यों कमला बार बार माफी मांग रही थी? क्यों अपने बेटे को ऐसे पुकार रही थी? और क्यों वो बार बार बस यही कहे जाती थी कि मैंने जो कुछ किया किसी और के लिए किया? ये सारी बातें कहीं न कहीं मेरे दिमाग में एक अलग ही कहानी बना रही थी। रजिस्टर में लिखे पते से उसके बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश की। जो एड्रेस पागलखाने में कमला के नाम पर लिखा गया था, मैं कमला के बारे में पता करने के लिए उस एड्रेस पर चली गई। मैंने घर के बाहर पहुंचकर उस घर की डोर बेल बजाई। तभी एक विधवा औरत सफेद साड़ी पहने दरवाजे पर आई और उसने दरवाजा खोला। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और फिर काम पूछा। मैंने कमला की फोटो दिखाते हुए कहा कि मैं इनके बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप इन्हें जानती हैं? ये मेरे पागलखाने में भर्ती हैं, मुझे कुछ सवाल का जवाब चाहिए। वो औरत कमला की फोटो को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। उस औरत ने मुझसे कहा कि कमला कोई और नहीं बल्कि उनकी सासू माँ है। ये शब्द सुनकर तो मेरे पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। उस औरत ने मुझे घर के भीतर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि आप बताइए आपको क्या पूछना है। मैंने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि कमला आंटी की ये हालत कैसे हो गई और सागर कौन है? वो बार बार किससे माफी मांग रही हैं? मेरी बातें सुनकर उस विधवा औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि मेरी सासू माँ अपने गलत कामों का प्रायश्चित करने के लिए माफी मांग रही है। सागर और कोई नहीं बल्कि उस विधवा औरत का पति था, यानी कि कमला का बेटा। उस विधवा औरत ने बताया कि मेरा नाम विधि है। 10 साल पहले मेरी और सागर की शादी हुई थी। मैं एक अच्छे घर से थी। मेरे पास धन और जायदाद की कोई कमी नहीं थी। मेरी सास कमला हमेशा से ही बहुत ज्यादा गुस्से वाली औरत थी। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरी कोख सूनी की सूनी थी। मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था। इस वजह से मेरी सास मुझे बहुत ही ज्यादा ताने दिया करती थी। सागर को अपनी माँ का मुझे इस तरह सुनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, जिस वजह से अक्सर ही सागर और सासू माँ के बीच लड़ाई हो जाया करती थी और इन सब का दोष हमेशा सासू माँ मुझे ही दिया करती थी। उनका कहना था कि मैं जब से उनके बेटे के जीवन में आई हूं, मैंने उनके बेटे को अपने पल्लू से बांध लिया है और वो अपनी माँ को बिल्कुल भूल गया है। वक्त गुजरता जा रहा था। बड़े से बड़े बाबा के झाड़ फूंक से लेकर हर बड़े से बड़े डॉक्टर के पास मैंने अपना इलाज करवा लिया था, लेकिन किसी से भी मेरी सूनी कोख पर कोई असर नहीं हो रहा था। 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी मैं मां नहीं बन पाई थी।
इस बात से मैं अपनी सास को उनकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी थी, जिस वजह से वो सागर को दूसरी शादी करने के लिए बोलने लगी थी। लेकिन सागर मुझे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो जानते थे कि अगर मैं मां नहीं बन पा रही हूं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पर मेरी सास इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। अब जब कभी भी सागर घर पर न होते तो मेरी सास मुझ पर अत्याचार किया करती। वो मुझे कई कई दिन खाना नहीं देती थी, मेरे साथ मारपीट भी करती थी और मुझे हमेशा धमकी देकर मेरा मुंह बंद करवा दिया करती थी कि मैं सागर को कुछ न बताऊं। काफी वक्त ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर मेरे सब्र की सीमा का बांध टूट गया और एक दिन मैंने सागर को सब कुछ सच सच बता दिया। और उस दिन घर पर बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि सागर मुझे लेकर घर छोड़कर जाने लगा। लेकिन तभी मेरी सासू मां मेरे और सागर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और कहा कि अब जो कुछ भी हुआ वैसा फिर कभी दोबारा नहीं होगा। वो कभी फिर दोबारा मुझ पर हाथ नहीं उठाएगी। मैंने सागर को समझाया तो उन्होंने अपनी मां को माफ कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी सास के वो आंसू सिर्फ मगरमच्छ के आंसू थे। अंदर ही अंदर वो मुझे जान से मारने की साजिश रच रही थी। मुझे मारकर अपने बेटे की दूसरी शादी करवाकर अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहती थी। एक दिन जब मैं और सागर किसी काम से बाहर जा रहे थे, तभी रास्ते में हमें पता चला कि हमारी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं और हम दोनों का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। आसपास के कुछ लोगों ने हमें अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मैं कोमा में जा चुकी थी। मेरी सास अस्पताल में हम दोनों से मिलने के लिए भी आई, लेकिन मेरी सास ने डॉक्टर को रिश्वत देकर उनसे ये कहने के लिए कहा कि सागर को बोल दिया जाए कि मैं हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हूं। डॉक्टर ने मेरी सास से मोटी रकम लेकर मेरी सास का साथ देने का वादा कर दिया। सागर को जब होश आया तो डॉक्टर ने उससे कहा कि मैं हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर और उसे छोड़कर जा चुकी हूं। ये सुनते ही सागर का हाल बेहाल हो गया। मेरी सास उसके पास गई और उन्हें गले से लगाकर तसल्ली देने लगी और मुझे कोमा की हालत में ही उस अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया और किसी अन्य लाश को, जिसका चेहरा बुरी तरीके से खराब हो चुका था, उसे विधि बताकर उसका अंतिम संस्कार सागर और मेरी सास के हाथों करवा दिया गया। वक्त गुजरता जा रहा था। मेरी सास अब बार बार सागर को दूसरी शादी करने के लिए बहुत ही ज्यादा धक्का दे रही थी, पर सागर मुझे भुलाकर आगे अपना जीवन शुरू ही नहीं करना चाहता था। पर जैसे तैसे कस्मों और मरने की धमकी देकर मेरी सास ने सागर को दूसरी शादी करने के लिए राजी कर लिया। बड़ी धूमधाम से उन्होंने खुशी नाम की एक लड़की के साथ सागर की शादी भी करवा दी, लेकिन सागर मुझे भुलाकर उस लड़की को पत्नी होने का कोई भी हक नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से खुशी और सागर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहा करता था। वहीं दूसरी तरफ जब मैं पूरे तरीके से ठीक हो गई तो सागर को मिलने के लिए जल्दी से घर की तरफ भागी। मुझे जिंदा अपनी आंखों के सामने देखकर सागर को एक बहुत बड़ा झटका लग गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि उसने तो अपने हाथों से मेरा अंतिम संस्कार किया था। तब मैंने सागर को अपनी सासू मां की सारी सच्चाई के बारे में बताया। सागर की दूसरी बीवी खुशी को जब ये सब कुछ पता चला तो वो उसी समय सागर को छोड़कर हमेशा के लिए उसके जीवन से चली गई। लेकिन अब मेरी सास के पास अपनी सफाई में पेश करने के लिए कुछ भी नहीं था। सागर ने मेरी सास को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा, लेकिन मैंने किसी तरीके से फिर भी बात को संभाल लिया और सागर को सासू मां को माफ करने के लिए कहा। सिर्फ मेरे कहने पर सागर ने उस दिन अपनी मां को माफ भी कर दिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सासू मां के दिलो दिमाग से मुझे सागर के जीवन से निकालने का ख्याल नहीं निकला था। एक रात मेरी सास ने खाने में नींद की दवाई मिलाकर सागर को खाना खिला दिया, जिसके बाद वो एक गहरी नींद में सो गया। आधी रात को सासू मां मेरे कमरे में आई और उनके हाथ में एक बहुत ही पैना सा चाकू था। वो अच्छे से जानती थी कि मैं हमेशा पलंग की किस तरफ सोती हूं। हम दोनों पति पत्नी ने अपना मुंह ढका हुआ था, क्योंकि सागर को तो नींद की दवाई दी गई थी,
इसलिए वो तो किसी भी शोर से उठने ही नहीं वाले थे। मेरी सास ने सबसे पहले आहिस्ता से तकिया पकड़कर मेरा मुंह दबाकर मुझे बेहोश किया। उसके बाद वो अपने हाथों में पकड़े हुए पैने चाकू से मेरे बदन पर वार करती रही। बदन पर ली हुई चादर लहूलुहान हो चुकी थी, लेकिन मेरी सास का हाथ अभी भी नहीं रुक रहा था। वार करते करते जब वो थक गई तो उन्होंने चादर हटाकर मेरा मुंह देखना चाहा, लेकिन वहां पर तो मैं थी नहीं। उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब अपने बेटे के साथ किया था। मेरी सास ने अपने ही हाथों से अपने बेटे को इतनी बेरहमी से मार दिया था। सच बात तो ये थी कि उस रात मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी और मैं सागर के पास सोई ही नहीं थी। जिस तरफ मैं हमेशा सोई होती थी उस तरफ आज सागर सो गया था, और सागर को नींद में मेरी कमी न महसूस हो इसलिए मैंने अपनी जगह कुछ तकियों को रख दिया था और खुद मैं घर के बाहर आंगन में टहल रही थी। जब मैं कमरे में आई और मैंने ये सब देखा तो मेरी बुरी तरीके से चीख निकल गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सासू माँ इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। मेरी चीख सुनते ही आसपास के सभी लोग मेरे घर के अंदर आ गए थे। सासू माँ हाथों में वही चाकू लिए सागर के सिरहाने ही बैठी हुई थी। उस दिन के बाद से ही मेरी सासू माँ का दिमागी संतुलन बहुत ज्यादा खराब हो गया था। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उन्होंने अपने हाथों से अपने बेटे को इतनी बेदर्दी से मार दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। सागर का अंतिम संस्कार करने के बाद मैंने कैसे न कैसे करके सासू माँ को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सासू माँ की जुबान पर अब बस 3 ही लफ्ज थे, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं किया, सागर मेरे पास वापस आ जाओ। यही बोलते बोलते उनकी सुबह और रात गुजर जाती थी। कभी वो हाथ जोड़ माफी मांगती तो कभी वो जोर जोर से रोने लगती और सागर को याद करने लगती, और कभी अगर कोई उन्हें कुछ कह देता तो उसको पूरी तरीके से मारना पीटना शुरू कर देती। जिस वजह से आसपास के लोगों के कहने पर मैंने सासू माँ को पागल खाने में डलवा दिया था। कमला आंटी का ये सच जानकर तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, और मैं इतना तो जरूर समझ गई थी कि एक न एक दिन जो उन्होंने अपने बेटे के साथ किया है वो खुद के साथ भी वैसा ही कुछ जरूर करेंगे। सारी सच्चाई जानने के बाद जब मैं पागल खाने पहुंची तो मैंने देखा कि जहां पर कमरे में कमला आंटी को रखा गया था वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। मैं भीड़ को हटाकर जैसे ही आगे आई तो मैंने देखा कि कमला आंटी ने खुद ही अपनी जान ले ली थी। पंखे से लटक रहा उनका शरीर हवा में झूल रहा था। नीचे खड़े कुछ पेशेंट्स तालियां बजा रहे थे तो कोई रोने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन मरने से पहले कमला आंटी ने दीवार पर वही 3 बातें लिखी हुई थी, सागर तुम जहां हो लौट आओ, मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारे लिए नहीं था, मुझे माफ कर दो। स्टाफ की मदद से कमला आंटी की पंखे से लटक रही लाश को नीचे उतार दिया गया। उनकी मौत की खबर विधि को भी दी गई। विधि को जब इस बात का पता चला तो उसे भी बहुत ज्यादा धक्का लगा, और आखिरकार कमला आंटी जितनी बेदर्दी से अपनी बहू को मारना चाहा उतनी ही बेदर्दी से उनकी भी मौत हुई। सागर की माफी उन्हें कभी नहीं मिली और तड़पते तड़पते उन्होंने भी अपनी जान दे दी। सागर की मौत से शुरू हुआ वो समय कमला की मौत पर आकर खत्म हो गया, और समय ने अपना चक्र पूरा कर लिया, और अब इस समय के पहिए में बची सिर्फ विधि, जिसके पास न पति न सास थी और न ही कोई संतान थी। समय ने अपना कार्य पूरा किया, जो जहां से शुरू हुआ वहीं पर आकर उसका अंत हो गया।